इंडिया हम सभी महिलाएं खुद की वेडिंग प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, लेकिन खुद की फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग करना भूल जाती हैं। हमें ये तो बखूबी याद रहता है कि हमें किस प्रकार का और कहां से लहंगा लेना है, कहां से मेकअप करवाना है, कहां से शॉपिंग करनी है, स्टेज में हमें किस प्रकार से स्माइल करनी है, पोज देना है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा है कि आफ्टर मैरिज आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो किस प्रकार से रहने वाला है? क्या आपने इसके लिए खुद को सिक्योर किया है, प्रोटेक्ट किया है? क्या आपको पता है कि आपका होने वाला पति है उसकी कौन कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स है, कितनी सैलरी है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, ईएमआईज है, लोन है, डेट है? शायद नहीं है। नमस्कार। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम 7 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियल स्किल लर्निंग करने में हेल्प करेगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट प्री मैरिज चेकलिस्ट, यानी आपने फाइनेंशियल एक चेकलिस्ट बनानी है। ये उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से आप अपनी शादी से पहले एक लिस्ट बनाते हो कि मैंने कहाँ से शॉपिंग करनी है, क्या क्या शॉपिंग करनी है। उसी प्रकार से आपने फाइनेंस के रेफरेंस में खुद को जानने के लिए एंड अपना भविष्य प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट बनानी है, जिसमें आपके निम्न पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। जैसे, क्या आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करते हैं? क्या आपको मनी मैनेजमेंट के बेसिक रूल पता है? क्या आपको बजट प्लान करना आता है? क्या आपके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसकी बदौलत आप पैसे कमा सकती हो या आप ऑलरेडी पैसे कमा रही हो? क्या आपने खुद को इतना सामर्थ्य बनाया है? क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी लर्निंग है जिसकी बदौलत आप अपने व अपने पति की होने वाली इनकम आय को मैनेज कर सकते हो? क्या आपको जो लोन्स ईएमआई हैं उनके प्रोसेस के बारे में पता है? तो आपने इन सब बातों को, जो बातें आपको आती हैं, पता है, जिनकी नॉलेज है, उनको आपने टिक करना है, एंड जिनकी आपको नॉलेज नहीं है उनको आपने क्रॉस करना है। एंड जिन पॉइंट को आप क्रॉस करती हो वो आपको शादी के कम से कम 3-4 महीने पहले आने चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट आता है सीक्रेट फंड। सीक्रेट फंड क्या होता है कि एक ऐसा फंड जिसके ऊपर संपूर्ण रूप से आपका अधिकार हो, आप जब चाहो अपनी मर्जी से वो पैसा यूज कर सकते हो। तो हर एक महिला के पास सीक्रेट फंड होना चाहिए। यदि आप कामकाजी महिला हो तो ये फंड जुटाना आपके लिए बेहद ही आसान है। यदि आप कामकाजी महिला नहीं हो तो आपने अपने माता पिता को समझाना है कि जो शादी में दिखावे के तौर पर महंगा डीजे, डेकोरेशन, महंगे लहंगे, महंगा मेकअप वगैरह वगैरह खर्चा किया जा रहा है, उसमें कटौती करके उन पैसों से आपके लिए कोई एसेट बनाकर दे सकते हैं जिसके ऊपर संपूर्ण रूप से आपका अधिकार होगा। जैसे कोई दुकान हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कोई गहना बनाकर दे सकते हैं। संपूर्ण रूप से उन चीज़ों के ऊपर आपका अधिकार रहे, एंड ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट होता है। जैसे जब रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने गंगा नदी को पार करना था। गंगा नदी पार करने के लिए उन्होंने एक मल्हार यानी नाव चालक की हेल्प ली। नाव चालक को उनके पास देने को कुछ नहीं था, न भूमि थी, न अनाज था, न गहना था, न पैसा था। उनकी जो ये मनोदशा थी, यानी श्री रामचंद्र जी की मनोदशा को सीता जी ने बखूबी पहचान लिया। सीता जी ने अपनी हीरे की अंगूठी यानी जो एंगेजमेंट रिंग थी वो निकाली एंड उस मल्हार को दी। मल्हार ने उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, इस प्रकार से मैंने आज आपको गंगा नदी पार करवाई है, भविष्य में आप मुझे भवसागर पार करवा देना, हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो सीक्रेट फंड होता है ये इमरजेंसी के दौरान काम आता है, तो आपके पास एक सीक्रेट फंड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन वर्सेस ओनरशिप। यदि आप कामकाजी महिला हो, घर परिवार में खर्चे के लिए आप पैसे दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओनरशिप यानी हिस्सेदारी का होना। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी फाइनेंस के डिसीजन लिए जाते हैं उसमें आपके विचार हैं उनको अहमियत दी जानी चाहिए, आपका एक डिस्कशन होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना पैसा और कहाँ और कब खर्च हो रहा है। जैसे मान लो हर महीने आपके अकाउंट से 20-30 हज़ार रुपये घर खर्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई में इतना खर्चा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कितना एक्सपेंसेस हमारा जा रहा है।
तीसरा पॉइंट इसमें कि यदि आपके परिवार वाले इन लॉज कोई एसेट बना रहे हैं, जैसे मान लो उन्होंने घर बनाने का डिसीज़न लेना है, तो अहम बात ये है कि जो घर बनाने का डिसीज़न है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जितना भी आप घर बनाने में पैसा लगा रहे हो, मान लो 20 लाख रुपए का घर बनाना है, 10 लाख रुपए आप दे रहे हो, तो आपकी उस घर में जो हिस्सेदारी होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसमें आपका 50% हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे रिलेशनशिप ठीक रहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही रिलेशनशिप गड़बड़ाते हैं तब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। भगवान न करे किसी भी वजह से आपके पति आपके साथ न रहें, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आपके घर के ऊपर आपका पैसा तो खर्च हुआ है लेकिन ओनरशिप नहीं है, तो आपके इन लॉज आपको उस घर से आउट कर सकते हैं। इसी में आपने एक और पॉइंट को याद रखना है कि जो आपकी सिबलिंग है, यानी आपके पति हैं, उनके छोटे बहन भाई है या बड़े बहन भाई हैं, कोई भी पैसा लेते हैं तो आपके पास उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो। क्योंकि मान लो आपने उन्हें 2 लाख रुपए दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बंदे ने मेरे से ये 2 लाख रुपए किस लिए लिए हैं, पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। क्या वो पैसा वापस करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे या नहीं, कब वापस करेंगे, इन सब बातों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि डिसीज़न आपका रहेगा, आप पैसे दो या न दो, लेकिन आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा इतना पैसा इस पर्पज़ से जा रहा है, कब वापस आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही क्लियर करनी है। चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल कन्वर्सेशन। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि शादी से पहले ये सब कुछ जानना अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बेहद ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की कितनी सैलरी है, कितना ईपीएफ है, कितना पीपीएफ है। यदि उसने ईपीएफ है, पीपीएफ है, उसका पहले से यूज़ कर रखा है तो वो कहाँ यूज़ किया था, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपका पति है घर खर्चे में कितनी हिस्सेदारी दे रहा है, एंड आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये आपने अपने हस्बैंड से क्लियर करना है कि किसी भी कारणवश यदि परिवार वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या वो आपका और आपके बच्चों का निर्वाह कर पाएंगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की क्या क्या फाइनेंशियल हैबिट्स हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके जो हस्बैंड है वो एक्सपेंसिव आइटम, लग्जरी में बिलीव करते हैं या वो ज़रूरत के अनुसार चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की, यानी होने वाले हस्बैंड की, कितनी सेविंग्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने एसेट्स हैं, यानी नेटवर्थ उनकी कितनी है। आपको क्लियर होना चाहिए कि उनके ऊपर कितनी लोन्स है, ईएमआई है, कितना कर्जा है। ये सब बातें आपने अपने होने वाले हस्बैंड के साथ शादी से पहले विचार विमर्श करना है। पांचवा पॉइंट, फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस। हर एक लड़की को बेसिक फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। इसमें क्या इंक्लूड होता है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी बैंक अकाउंट किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है, खाता कैसे खुलवाया जाता है, खाते से पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं या किसी थर्ड पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो किस प्रकार से किए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो क्रेडिट कार्ड बनता है, डेबिट कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, उसका जो फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फिल करनी आनी चाहिए। एंड पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि ये कार्ड किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है, क्यों मैं इसे बनवा रही हूँ। आपको जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनसे बचना आना चाहिए। आपको जो ईएमआई, लोन्स, उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए यदि आपका अकाउंट केवाईसी अपडेट आता है तो उसे किस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करवा के उसे रीओपन करवाना है, क्योंकि हमारे भारतीय परिवारों में हमें ये सब बातें नहीं सिखाई जाती। मेरे पापा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, कुछ सालों तक उन्होंने हेड के रूप में भी अपनी सर्विस दी, गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन उन्होंने मुझे शादी से पहले कभी नहीं समझाया। मुझे ये सारी बातें मेरे हस्बैंड ने सिखाई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे फाइनेंस की नॉलेज दी, क्योंकि जब तक हम महिलाएं खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, हम ये सारी जिम्मेदारी हमारे पति को, पिता को और भाई को सौंप देते हैं कि ये पैसे वाला सारा काम उनका है एंड शॉपिंग वाला सारा काम हमारा है, घर वाला हमारा है। लेकिन ये गलत है। हमें इनको भी ये काम आना चाहिए एंड इन महिलाओं को ये पैसे वाला काम आना चाहिए।
यदि आप फाइनेंस को समझ लेती हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, एक जिम्मेदारी का भाव आता है। एंड यदि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो आप अपने बच्चों को, आप अपने पति को, आप अपने इन लॉज को, आप अपने माता पिता को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। इसीलिए आपको जो पैसे के मामले में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, आप कहीं जाते हो तो फिज़िकल रूप से आप पेमेंट नहीं कर पाते या आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ऑनलाइन के ऑप्शंस आते हैं, किस प्रकार से कैसे मैं ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। इन सब बातों को आपको सीखना है एंड सीख के करना है, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, पैसा मैनेज नहीं करोगे, तब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। तो आपने थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। सब पॉइंट इवेल्युएशन। शादी से पहले आपका जो होने वाला पति है उसका सिर्फ आप प्यार मत देखो, प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका पैसे के बारे में क्या माइंडसेट है, क्या विचारधारा है। यदि आप कामकाजी महिला हो तो क्या आपका होने वाला पति आपके पैसे को और खुद के पैसे को एक ही तराजू में तोलेगा, एक ही नज़रिया रहेगा, या इन दोनों पैसों का अलग अलग नज़रिया रहेगा। उसका माइंडसेट है, उसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो। यदि आप कामकाजी नहीं हो तो आप ये पता लगाने की कोशिश करो कि क्या आपका हस्बैंड जो फाइनेंस में जितने भी डिसीज़न होते हैं उनमें आपको इन्वॉल्व करेगा, आपका डिसीज़न लिया जाएगा, क्या आपको घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे का एक्सेस दिया जाएगा। इन सब बातों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। एंड इन सब बातों का आप तभी ऑब्ज़र्व कर सकते हो अगर आपके अंदर स्किल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना एक स्किल है। यदि आप सिर्फ प्यार भरी बातों में, कन्वर्सेशन में लगे रहोगे तो आप इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यदि आप उनसे क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, आंसर निकला फर्दर क्वेश्चन, तो इन सब बातों से हमें उस जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसका ओरिजिनल नेचर क्या है, इन सब बातों का पता लग जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है भी कोई भी व्यक्ति अपनी डार्क साइड है उसे उजागर नहीं करता। इस फेस को हम हमेशा छुपा कर रखते हैं एंड जो ब्राइट फेस होता है उसे हम शो ऑफ करते हैं। तो आपने अपने पति की पैसे के बारे में क्या माइंडसेट है उसे इवेलुएट करना है। 7वां पॉइंट, प्लानिंग फॉर लाइफ शिफ्ट्स। देखो, आफ्टर मैरिज हमारे जीवन में बहुत सारी शिफ्ट्स आती हैं, लाइक करियर ब्रेकडाउन का होना, मदरहुड, रीलोकेशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीलोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो शादी से पहले आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, आफ्टर मैरिज आपको बीकानेर जाना पड़ेगा, बीकानेर में जॉब करनी पड़ेगी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बीकानेर में आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग क्या यहाँ आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आपके जो इन लॉज हैं, आपका पति है, आपको जॉब करने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं। यदि मान लो किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स रहेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपके हस्बैंड हैं उनका किसी फाइनेंस में बड़ा लॉस हो जाता है या जो आपके परिवार वाले हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रहेंगे। इन सब की आपने अपने होने वाले पति के साथ प्लानिंग करनी है। ये बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि हम शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि शादी क्या है, एक शादी है एक कठोर दृढ़ निश्चय, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है। आपने अपना फ्यूचर है फाइनेंस के रेफरेंस में सिक्योर करना है, स्टेबल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो सभी महिलाओं के साथ, सभी लड़कियों के साथ ज़रूर साझा करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जो शादी करना चाहती है, जो नया करने का डिसीज़न ले रही है, या जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। सबको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।